वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट। हाई पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का सारा पार्ट हमारा हो गया है। जो इससे पहले इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं वो सब आपने घर पे कर लिए होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और आई भी हो तो कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। आई भी हो तो कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी डाउट होगा थोड़ा सा पहले आगे कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे पुराने पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। राइट ए नोट ऑन रिबेट अंडर सेक्शन 87A। rebate in case of resident individual, section 87A. Rebate that is concession from income tax shall be allowed only to resident individual, not to non-resident individual or any other person. Rebate shall be allowed only if total income is not exceeding rupees 5 lakh. Rebate shall be allowed up to rupees 12,500. Health and education tax shall be applied only after permitting rebate under section 87A. Rebate shall be allowed even from tax on long-term cap gain or short-term cap gain under section 111A or casual income. No rebate shall be allowed from long-term cap gain under section 112A. बस इतना एक बार रीड कर लेना, फिर डिस्कस करते हैं क्या मीनिंग है। देखिए प्लीज, अब इसका मीनिंग देखिए। वी आर डिस्कसिंग व्हाट? रिबेट, सेक्शन 87A। रिबेट का मतलब है कंसेशन, और एक लास्ट क्लास में आया था डिडक्शन अंडर 80C to 80U, उसका मतलब भी है कंसेशन। डिडक्शन मीन्स कंसेशन, रिबेट मीन्स कंसेशन। लेकिन डिडक्शन मीन्स कंसेशन फ्रॉम इनकम, इनकम में से कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, बचे पे टैक्स करेंगे। रिबेट मीन्स कंसेशन फ्रॉम इनकम टैक्स। पहले टैक्स निकाल लो, टैक्स में से कुछ माइनस कर देंगे। किसी को बेनिफिट करना हो तो तरीके बहुत होते हैं। अगर मैं किसी की फेवर करना चाहूं तो मेरे पास बहुत तरीके हैं, उससे हमारे पास भी बहुत तरीके हैं। डिडक्शन भी दे सकते हैं, रिबेट भी दे सकते हैं। तो आप ये मान के चलना, गवर्नमेंट के पास बहुत मेथड है बेनिफिट करने के। ये अलग मेथड था, वो अलग मेथड था। लेट्स सी ये क्या मेथड है। वो से मेथड ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो टैक्स निकाल लो, जितना टैक्स है उतना माफ है, सारा टैक्स माफ है। लेकिन 12,500 से ज्यादा नहीं करेंगे। एक पर्सन को 12,500 से ज्यादा नहीं करेंगे। तो आप कहोगे सर इसका क्या मतलब बना? बनता ही मैक्सिमम 12,500 है, सीधा को सारा माफ है। लेकिन सारा माफ नहीं कहूंगा मैं, क्यों? क्योंकि जैसे ये इनकम है, स्लैब रेट पे टैक्स निकालते हैं, कुछ और इनकम भी है। जैसे कैजुअल इनकम एक आएगी, उस पर टैक्स का रेट लगता है सीधा 30%। अगर 5 लाख की इनकम है, 30% के रेट पर टैक्स बनेगा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख थोड़ा माफ कर देंगे, उसे 12,500 लेस कर दिया, बाकी टैक्स निकालो। तो ये जो स्लैब रेट है सारी इनकम पे नहीं लगते, ये किसी इनकम पे स्लैब रेट लगते हैं। किसी पर रेट 20% का लगता है, किसी पर रेट 30% का लगता है, किसी पर रेट 10% का लगता है। वो इनकम धीरे धीरे आएंगी। 2.5 लाख का कंसेशन हर टाइप की इनकम से नहीं है। किसी की कैजुअल इनकम है, मान लो लॉटरी निकली मेरी 5 लाख की, कोई कंसेशन नहीं है, सीधा 30%, 1.5 लाख गवर्नमेंट से दे दो बीच में से। तो मैंने कहा वो जो कहा था आपने कि 2.5 लाख छोड़ देंगे, वो तो उन्होंने कहा सैलरी की इनकम की बात थी, हाउस प्रॉपर्टी की बात थी, बिजनेस फैशन की बात थी, इसकी बात नहीं थी। वो पार्ट भी आगे आएंगे। तो अभी अगर मैं कहता हूं 12,500 से ज्यादा नहीं, तो आप समझ जाना कि कुछ केसेस में शायद ये 12,500 से ज्यादा भी बनता होगा। वो केस अभी सब्सिक्वेंट क्लासेस में आएंगे। अब रही बात इसकी कि 5 लाख तक की इनकम है, टैक्स निकालो, सारा माफ है, फिर तो हमें ये कहना चाहिए भी हर पर्सन का पहला 5 लाख छोड़ दिया जाएगा, ये तो कहना चाहिए। उससे नहीं, ये नहीं कह सकते। देखो कैसे,
मिस्टर एक्स की इनकम 6 लाख है, मिस्टर वाई की इनकम 5 लाख है, तो मिस्टर वाई का तो टैक्स निकाल के पूरा माफ हो जाएगा। लेकिन मिस्टर एक्स का ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख छोड़ दे, नहीं, इसका सिर्फ 2.5 लाख छोड़ा जाएगा और बाकी सारी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। उससे अगर हम ये कह दें 5 लाख सबका माफ है, फिर तो 5 लाख इसका भी माफ हो गया, इसको नहीं हमने माफ किया। तो हमने कहा ये क्या बात है, इसको क्यों नहीं माफ किया? उससे हमने तो उनको माफ किया है जो बेचारे ज्यादा अमीर नहीं है। 5 लाख का मतलब ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन किसी की इनकम 6 लाख है या 50 लाख है, क्या उसको भी 5 लाख छोड़ दे? उसको किस बात का छोड़ दे? उसको तो 2.5 लाख छोड़ेंगे हम। तो इसलिए रिबेट का कंसेप्ट लेके आना पड़ा, वरना तो सीधा कह देते कि भाई जिस भी पर्सन की जितनी भी इनकम है सबको 5 लाख माफ है। सबको नहीं माफ है, उसको माफ है जिसकी टोटल इनकम है ही 5 लाख तक या इससे कम। अगर ज्यादा है, अगर 5 लाख के ऊपर 100 रुपए भी ज्यादा है तो कोई माफी नहीं है, वो 2.5 लाख की माफी है, बाकी सब टैक्स निकालो। तो गवर्नमेंट से दोज पीपल हु हैव ए लिमिटेड इनकम मींस अप टू 5 लाख, they will get full concession. If your income is 25 lakh, no more concession means only normal concession. Normal concession means 2.5 lakh exempt, next 2.5 lakh 5% and 5 lakh के ऊपर 5 lakh तक 20 and then 30. अब जरा दोबारा रीड करते हैं इसको, देखो। रिबेट इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट से ये रिबेट सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा भाई, नॉन रेजिडेंट को नहीं देंगे। मिस्टर वाई है, मान लीजिएगा नॉन रेजिडेंट है और उसकी इनकम, नॉन रेजिडेंट है, उसकी इनकम 5 लाख है, उसे रिबेट नहीं मिलेगा, उससे नॉर्मल कंसेशन 2.5 लाख का। अब ये रेजिडेंट वाली बात, नॉन रेजिडेंट वाली बात थोड़ी और सुनिएगा, पहले भी हमने की थी, थोड़ी और सुनिएगा। जो पर्सन इन जनरल हमारे कंट्री में रहता है वो कौन है? रेजिडेंट। और जो पर्सन इन जनरल इंडिया के बाहर रहता है वो कौन है? नॉन रेजिडेंट। हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी, दोबारा फिर देख लीजिएगा। तो इन जनरल इनकम हम किसकी टैक्स करते हैं? रेजिडेंट की। भाई मैं इंडिया में हूं, इंडिया में मेरी इनकम तो मैं टैक्स दूंगा, जो पर्सन अमेरिका में है उसकी इनकम है अमेरिका में, वो टैक्स इस बात का देगा, उसका टैक्स तो वहां लगेगा। लेकिन बाई चांस उस पर्सन ने अपना शोरूम कनॉट प्लेस में खोल रखा है, इंडिया में कर रखा है, इंडिया से अर्निंग कर रहा है, तब उसको टैक्स इंडिया में भी देना पड़ेगा। और जब टैक्स देंगे तो बात आएगी, वो कहेगा जी मेरी टोटल इनकम तो 5 लाख है, मुझे तो रिबेट मिलेगा, गवर्नमेंट से, तुम्हारे लिए नहीं है, हमने तो अपने लोगों के लिए बनाया रिबेट। सेम कंसेप्ट किसमें था? सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन। अगर एज 60 है 3 लाख तक छोड़ देंगे, कब? जब तुम रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट है एग्जम्पशन मिलेगा लेकिन 2.5 लाख का नॉर्मल मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा, उसे आपको नॉर्मल बेनिफिट तो हम सारे देंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो हमारे अपनों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो सीनियर सिटीजन का कंसेप्ट और वेरी सीनियर का, और सिमिलरली किसका? रिबेट का। अब जो मैं कह रहा हूं 2.5 लाख का कंसेशन मिलेगा, अब लास्ट क्लास में भी 1-2 स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर नॉन रेजिडेंट को 2.5 लाख का कंसेशन क्यों मिलेगा? देखिए इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के सेम है, 99% सेम है, डिफरेंस सिर्फ 1% का है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 2.5 लाख का कंसेशन मिलेगा तो ठीक है, गवर्नमेंट से सब बराबर है हमारे लिए। तुम भी इंडिया में काम करके अर्निंग करके टैक्स देते हो और रेजिडेंट वो भी टैक्स देता है, दोनों टैक्स दे रहे हो, बराबर है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहीं कहीं हमने डाला है। तो आप मान के चलना पूरे इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन जो भी मैं बोलूंगा सबके लिए है, लेकिन जहां हम कह दें स्पेसिफिकली रेजिडेंट के लिए है वो नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। जैसे इसका देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, रिबेट कंसेशन फ्रॉम इनकम टैक्स शैल बी अलाउड ओनली टू, देखो साफ लिखा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। जहां पे स्पेसिफाई कर देगी गवर्नमेंट वहां पे नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट आपको नहीं देना है। फिर ब्रैकेट में द्वारा लिख दिया नॉट टू नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एनी अदर पर्सन, कौन? कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे 2-3 क्लास के बाद, उन लोगों के लिए बेनिफिट नहीं है, उनसे कॉमन ह्यूमन बीइंग को हमने बेनिफिट दिया है। रिबेट कब मिलेगा? अगर टोटल इनकम आपकी 5 लाख तक है, अगर 5 लाख से ज्यादा तो आपको रिबेट हम 1 रुपए का भी नहीं देंगे। लेकिन क्या 2.5 लाख का नॉर्मल एग्जम्पशन मिलेगा? हाँ वो तो मिलेगा। रिबेट हाईएस्ट पॉसिबल कितना हो सकता है? 12,500। अभी तो जो जितना पार्ट हमने स्टडी किया उसमें टैक्स मैक्सिमम 12,500 ही आएगा 5 लाख पे, लेकिन और इनकम्स है जिन पे टैक्स 12,500 से ज्यादा आएगा, तब ये 12,500 काम आएगा, अभी नहीं आएगा। हेल्थ एजुकेशन से देने के बाद रिबेट दे
या रिबेट देने के बाद लगाएं, तो उनसे पहले आप रिबेट दे दो, उसके बाद जो आपका टैक्स बचेगा उस पर आप हेल्थ एजुकेशन सेस लगा सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे प्रेजेंट करना है। मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम कितनी, 5 लाख। अब इसका पहले टैक्स निकाल लो। 5 लाख पे स्लैब रेट पे निकाल लिया 12,500। अब इसका रिबेट शो कर दो 87A में 5 लाख 12,500 और सब हो जाएगा नील। चेंज कर दो केस। मान लो इनकम 496 है अगले पार्ट में, तो कोई बात नहीं, 496 पे टैक्स निकालो 12,300, इतना ही मिल जाए, रिबेट कर दो नील। अब चेंज कर दो। अब मान लो इनकम है 5,01,000, इसको रिबेट नहीं देना, इसका टैक्स बना 12,700, पूरा टैक्स देना पड़ेगा और इसके ऊपर लगा दो HEC, आ जाएगा आंसर 13,210। लेकिन इस थर्ड पार्ट को देख के कुछ डाउट आपके माइंड में आएगा, मैं बताता हूं आपको। एक बार रीडिंग ले लो पहले आप आराम से, देख लीजिएगा क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है। अब देखिए एक डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा, मिस्टर एक्स की इनकम है 5 लाख, इसका फ्रेंड है वाई, और वाई की इनकम है 5,01,000। दोनों का टैक्स यहां लिखा हुआ है। 5 लाख वाले का कितना आ रहा है, नील। रिबेट देने के बाद नील, क्यों, इसे तो रिबेट मिलेगा। इसका टैक्स कितना आ रहा है, नील। और 5,01,000 वाले का टैक्स आ रहा है 13,210। अब ये दोनों फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं। इसने कहा भाई मेरी 5 लाख इनकम है, मेरा तो कोई टैक्स नहीं। इसने कहा मेरी इनकम तेरे से 1,000 ज्यादा है, और टैक्स कितना ज्यादा है, 13,210। इनकम 1,000 ज्यादा है और टैक्स इतना ज्यादा है, तो आप बताओ गलत है कि नहीं है। वो कहेगा मैं ढूंढ रहा हूं वो कौन सा पर्सन है जिसने मुझे इनकम दी, उसका 1,000 रुपये वापिस करके आऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तेरे 1,000 रुपये में तो मरवा दिया, मुझे 13,210 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहां पर जो हमने लास्ट से बात की थी ना, मार्जिनल रिलीफ वाली, उसकी जरूरत यहां भी है। गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया। पहली बात तो वहां रिलीफ दिया, वो भी ठीक तरीके से नहीं दिया, वो भी डिफेक्टिव है, और ये तो एब्सोल्युटली डिफेक्टिव है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं देना। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अच्छा सर ये लॉ कौन बनाता है, ये उल्टे सीधे लॉ कौन बनाता है। तो थोड़ी बात वो भी कर लेते हैं, कौन बनाता है। देखिए लॉ बनाने के लिए जो रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स की जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उसके जो मेंबर्स हैं रिटायरमेंट के बाद, ये लोग मिल करके लॉ को बनाते हैं। लेकिन जब लॉ हम बनाते हैं तो हम उसकी बहुत ज्यादा इस तरह की छोटी छोटी बारीकियों में नहीं जाते। हमने तो ये देखा भी 5 लाख वाले को माफ कर दो, उसके बाद ये इंपैक्ट किसी की, मान लो इनकम 5,01,000 हुआ तो क्या होगा, 5,02,000 तो क्या होगा। तो कई बार तो लॉ बनाने वाला बारीकी में चला जाता है, इन जनरल वो उसको इग्नोर कर देता है कि भाई हमारी मेन बात क्या थी, मेन बात ये थी 5 लाख वाले को माफ कर दो। अब वो जो एक्सपर्ट है वो लॉ बना के किसको दे देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को। आपको क्या लगता है फाइनेंस मिनिस्टर जो पॉलिटिशियन है, क्या वो इनको पढ़ता होगा, उसे समझ में आता होगा, कुछ नहीं। वो एज इट इज उठा के पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देगा। और जो पार्लियामेंट के मेंबर है, जो पॉलिटिशियन है, क्या लगता आपको उनमें से किसी को भी इसमें कोई इंटरेस्ट होगा। उसको इंटरेस्ट इस चीज में होगा कि मोदी जी को कैसे हटाना है, केजरीवाल को कैसे हटाना है, और गठबंधन कैसे बनाना है, 2024 में कैसे हराना है। वो अपना बैठा हुआ ये सोच रहा है, बीच में ये बिल आ जाएगा, हाँ जी आप क्या कह रहे हो, यस और नो, वो बिना सोचे समझे बिना देखे यस पास हो गया। मतलब दो तरह से पास होता ना, एक तो आवाज के हिसाब से पास होता है, ध्वनि मत से पास हो गया, और एक वोटिंग होती है क्रॉस वोटिंग। तो वो क्या होता है, पार्लियामेंट में स्पीकर ने कहा भी हाँ भी ये चेंज करना चाहते हैं, जो इसकी फेवर में है कहीं यस तो आवाज आई यस, जो फेवर में कहीं नो आवाज आई नो, तो कहेगा यस वालों की आवाज ज्यादा तेज थी, पास हो गया बिल आवाज के हिसाब से, कि उनकी साउंड ज्यादा तेज थी। और अगर बाई चांस वो कहे साउंड बराबर थी तो कहेंगे बराबर थी, तो कोई भी मेंबर उठ के कहेगा जी वोटिंग करवाओ, तो कहेंगे ठीक है वोटिंग होगी, फिर ये वोटिंग होगी।
तो ये इस तरह की चीजें हैं जो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया हैं। देखो हम और आप कितना सीरियसली इसको देख रहे हैं, और उनके लिए वो कहेंगे ये क्या हो गया, 1000 की इनकम है, 1000 की इनकम जिसने दी थी वापस कर दे, और क्या है, वो तो गया बिना मतलब के प्रॉब्लम लेकर आगे कि जिसमें क्या होगा। तो आप अपने आप हल निकाल लो, तो अपने आप इसके सॉल्यूशन निकल जाते हैं। क्या करो, मान लो मेरी इनकम है कहीं से 5 लाख 1000, तो मैं कहूंगा सर ऐसा करो 1000 रुपये आप रख लो, मुझे आप 5 लाख दे दो, मेरे लिए अशुभ है 1000 की फिगर ऊपर की ना, मुझे 5 लाख दे दो, ले लो। या क्या कहो कि सर 5 लाख तो चेक से दे दो और 1 लाख कैश में दे दो, जो रिकॉर्ड में ना आए, बस बात हो गई। तो रियल लाइफ में इनके सॉल्यूशन है, क्लासरूम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के नजर आएगा। तो एनीवे इसके अंदर गवर्नमेंट ने कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं दिया है। अब दोबारा रीड करके देखो। अच्छा ये बताइए, चार्ट अकाउंटेंट का भी कोई रोल होता है लॉ बनाने में? देखो इनकम टैक्स का या जीएसटी का, टैक्सेशन का एक्सपर्ट तो चार्ट अकाउंटेंट को ही माना जाता है। तो जिसको इस फील्ड का एक्सपर्ट, जैसे जजेज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो लॉ के एक्सपर्ट है, टैक्सेशन या अकाउंट्स के एक्सपर्ट थोड़ा है। ऑफ कोर्स टैक्स भी एक तरह का लॉ है, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो एक चार्ट अकाउंटेंट है। तो क्या एक चार्ट अकाउंटेंट को इन्वॉल्व करते हैं? नहीं। उसका रीजन देख लीजिएगा। ये सारा प्रोसेस किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में टॉप पे कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरे नंबर पे कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी इज होल्डिंग द सेकंड पोजीशन। वो कौन होते हैं? वो होते हैं आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज पास करके जो आए एग्जाम, वो लोग होते हैं। उनके आसपास इमीडिएट जूनियर्स, वो भी सब आईआरएस होते हैं। और ये लोग अपने आसपास किसी को आने नहीं देते। इनके दिमाग में होता है हमसे बढ़ के कोई नहीं है। जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, डिप्टी कमिश्नर होंगे, कमिश्नर होंगे इनकम टैक्स के, कौन होंगे? आईआरएस। तो ये एक अलग एक लाइन है और चार्ट अकाउंटेंट अलग एक लाइन है। इसको ये बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉमन एग्जाम है ग्रेजुएशन के बाद, वो एग्जाम देना होता है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम है, फिर मेन है, फिर इंटरव्यू है। 3 स्टेजेस से निकलते हैं। वहां 10 लाख लोग अपीयर होंगे तो मुश्किल से उसमें से 1000 सेलेक्ट होंगे, यानी होती टॉप क्रीम है। लेकिन जो एक कंपटीशन है, जो टॉप के वो सेलेक्ट करेंगे। अब जो इनके मार्क्स सबसे ज्यादा है वो तो बनते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और इंडिया के बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, इंडिया के जो है एम्बेसडर है सारी कंट्रीज में, वो ये लोग हैं। यूनाइटेड नेशन में ये लोग हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट नॉलेजेबल माना जाता है, इसलिए इस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ये हैं। इससे कम मार्क्स वाले बनेंगे आईएएस। वो इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हेड होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। उससे कम वाले बनेंगे आईपीएस, ये पुलिस के हेड बनेंगे, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। उससे कम वाले बनेंगे आईआरएस। इस कैटेगरी से तो चौथा के हिसाब से तो 4th पोजीशन है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टॉप पोजीशन है, इनकम टैक्स जीएसटी की टॉप पोजीशन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की टॉप पोजीशन है। तो ये लोगों के दिमाग में ये है कि हमसे ज्यादा नॉलेजेबल इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, और जो हम कहेंगे वो फाइनल है। हमारे ऊपर कोई रोप चलाने के लिए आ जाए, बिल्कुल नहीं। तो अगर लॉ बनाने के लिए एक चार्ट अकाउंटेंट को दे दे, चार्ट अकाउंटेंट बहुत बारीकी में चला जाएगा और छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बिल्कुल सही बना करके देगा। लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन जनरल चार्ट अकाउंटेंट को आने ही नहीं देते। तो शेष छूटने का भी चलो हम आपको सजेशन दे देते हैं अगर आपको ठीक लगे तो जब हर साल बजट आता है, जो डिस्कशन का टाइम है 2 महीने का, उसमें सीएचयूट उस बजट के ऊपर अपने सजेशन देती है कि भाई आपने ये किया है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इसमें कमी है, आपको सजेशन वाली माननी है मान लो, नहीं माननी ना मानो। और वो अपनी साइट के ऊपर, सीएचयूट अपने साइट के ऊपर डाल देती है सारी पब्लिक के लिए, एंड ओपन टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो, कि जी हमने आपको भी कह दिया, सबको बता दिया। लेकिन इन जनरल वो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर कोई चीज उसमें पकड़ में भी आ जाएगी ना, अच्छी है, तो उनके नाम से ठीक नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये हमारे दिमाग में भी आ गई थी, फिर हमने अपने आप ठीक कर दिया। उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि यस ये चीज हम गलती कर रहे थे, ठीक हो गई। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो आप मान के चलिएगा कि जो भी लॉ हम स्टडी करेंगे
उस लॉ में बहुत जगह बहुत से मिस्टेक्स आएंगे। वो मिस्टेक्स के क्या कारण है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम तो वही करेंगे जो पार्लियामेंट ने हमें दिया, हम वही कर सकते हैं। लेकिन हमारे माइंड में रहना चाहिए कि मिस्टेक्स आएंगी, उसके रीजंस एक नहीं है, मैनी रीजंस आर देयर। अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा आपके माइंड में, तो सर फिर हम सीए को रहने देते, हम यही कर लेते हैं आईआरएस। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ बच्चों के दिल में आ रहा होगा, भाई दोनों इकट्ठे कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या है? इधर से सीए चलने दो, ग्रेजुएशन के बाद ये दे दो। अभी 4-5 साल पहले हमारा एक स्टूडेंट था, अभी वो आईएएस बना है, उसने बताया कि सर वो आपने क्लास में बताया था, तो उस समय हमारे माइंड में भी आया था, देखें ट्राई करके, बन गया, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। वो बहुत चार्ट अकाउंटेंट है जो आईएएस ऑफिसर है, आईएफएस में भी जा सकते हैं, आईआरएस में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है सीए करने वाले स्टूडेंट तो हमेशा ही हार्ड वर्किंग माने जाते हैं। सीए करने वाला हर स्टूडेंट हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट माना जाता है। तो आप ट्राई करके देख लो, हो गया तो नहीं सी, इधर तो फिर है ही, उधर निकल जाए तो उधर ठीक है, वरना इधर ठीक है। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत होती हैं, हमेशा कभी ये नहीं सोचना चाहिए भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे हाथ में नहीं आई तो मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। पर कभी भी आपको डिप्रेस नहीं होना, कभी भी ये सोच के मायूस नहीं होना कि ये मेरे हाथ से गया, अरे ये गया तो क्या हुआ, और बहुत है, कुछ और हाथ में आ जाएगा, आएगा कुछ ना कुछ जरूर हाथ में। जो एफर्ट्स करेगा और कॉन्स्टेंटली परस्यू करेगा, उसके हाथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार रीड कर देखिए। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर एक्स हैज ग्रॉस टोटल इनकम 560, डिडक्शन एटीसी टू एटी है 60,000। बताओ क्या इसे रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें रिबेट के लिए 5 लाख में क्या चेक करना? टोटल इनकम। हमें ग्रॉस टोटल इनकम चेक नहीं करनी, टोटल इनकम। और टोटल इनकम कैसे आती है? ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन लेस करने के बाद। तो टोटल इनकम कितनी बनी? 5 लाख। क्या रिबेट मिलेगा? यस, मिल जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ग्रॉस टोटल इनकम 560, डिडक्शन 60,000, टोटल इनकम 5 लाख। टोटल इनकम को चेक करना है, अकॉर्डिंगली इस पर्सन को रिबेट मिलेगा, कैलकुलेट करके माइनस कर देना। बी पार्ट, ये पर्सन रेजिडेंट है और एज 62 ईयर है, क्या सीनियर सिटीजन को भी रिबेट मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। लेट्स सी, 560 माइनस करो 60, टोटल इनकम 5 लाख, 5 लाख पे टैक्स निकाल लो। सीनियर सिटीजन है, 3 लाख छोड़ के फिर टैक्स निकालना, जितना टैक्स उतना रिबेट। इसी तरह से लेट्स सी कि ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है और ये 62 ईयर्स है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक के चांसेस हैं। नंबर 1 तो नॉन रेजिडेंट को हम सीनियर सिटीजन मानते ही नहीं है, जिसने 3 लाख का एग्जम्पशन दे दिया गलत हो जाएगा। नंबर 2, जिसने रिबेट दे दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको रिबेट मिलता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो इस टाइप का आएगा, नॉलेज चेक करने के लिए क्या स्टूडेंट को इस बात का पता है कि नहीं पता है। तो हमने 560 लिया, डिडक्शन अलाउ कर दिया। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी आएगा, नॉन रेजिडेंट को डिडक्शन क्यों दे दिया? तो मैंने पहले बता दिया आपको, नॉन रेजिडेंट को सब कुछ मिलेगा, जिस चीज को मना किया गया है वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं अपनी तरफ से सब चीज मना कर दे उसको, डिडक्शन को मिलेगा, डिडक्शन अलाउ कर दिया। उसके बाद जब टैक्स निकालेंगे तो उसे एग्जम्पशन मिलेगा 2.5 लाख का, 3 लाख का नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। व्हाट अबाउट रिबेट? रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था रिबेट नहीं मिलेगा। अब आराम से रीड करें इसको। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किसकी बात की थी? सरचार्ज की। सरचार्ज किसको देना है? जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। व्हाट रेट? 10%। और 100 से ज्यादा हो तो 15, 200 ज्यादा हो तो 25 और 500 ज्यादा हो तो 37। रिबेट किसको मिलेगा? जिसकी टोटल इनकम
सरचार्ज में भी टोटल इनकम चेक करना है, ग्रॉस टोटल चेक नहीं करना, टोटल इनकम। जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक को मैक्सिमम कितना मिलेगा? 12,500। तो एक क्वेश्चन मैं अभी आपको डिक्टेट करवा दूंगा। किसी पार्ट में तो रिबेट का केस होगा, किसी में सरचार्ज का केस होगा। तो एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए ताकि और क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले किसको डाउट पूछने पूछ लीजिएगा। हाँ जी, आप क्या डाउट पूछ रहे थे? कुछ डाउट पूछ रहे थे आप? चलो, जिसको कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिएगा। इतने पार्ट तक पहले पिछली क्लास के पार्ट में इसमें किसी को डाउट पूछ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सॉल्व करके देख लेना एक बार। चलो, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर डाउट पूछ लेना। Mr. X has total income as given below. ए पार्ट में टोटल इनकम लिखिएगा 610 lakhs। बी पार्ट में टोटल इनकम लिखिएगा 4,75,000। सी पार्ट में टोटल इनकम लिखिएगा 5,02,000। He is aged 85 years. Compute tax liability. Previous year 22-23, assessment year understood at 23-24। फिर नेक्स्ट पार्ट में लिखिएगा प्रिज्यूम ही इज नॉन रेजिडेंट इन ऑल द 3 सिचुएशंस। मतलब फर्स्ट पार्ट में तो आप ए में भी रेजिडेंट मानना, बी में रेजिडेंट मानना, सी में भी रेजिडेंट मानना, और एज कितनी मानना? 85। फिर क्या करना? ए पार्ट में नॉन रेजिडेंट, बी में नॉन रेजिडेंट, सी में नॉन रेजिडेंट, एज उसमें भी 85। ठीक है, ये मान के सॉल्व करना। लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे बताइएगा, सपोज ये सेंटेंस नहीं है इसके अंदर, तो आप एज इसकी कितनी मानेंगे? तो जब एज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम 60 से कम मान के चलते हैं। फिर ए पार्ट में लिखा ही नहीं रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, तो जब साइलेंट है तो क्या मान के चलते हैं? रेजिडेंट। भाई हर पर यार, और अगर बता दिया एज या रेजिडेंशियल स्टेटस तो जो बता दिया वो है। जैसे इसमें एज बता दिया तो अब हम 85 मान लेंगे। बी पार्ट में बता दिया नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, सॉल्व करके देख लो।
पूरे 6 पार्ट सॉल्व कर लिए? नीचे वाले पार्ट भी तो है इसके साथ में। हाँ, इन तीनों का नॉन एजेंट मान के भी सॉल्व करना है। मतलब 3 वो पार्ट बनेंगे, 3 ये बनेंगे, 6 बनेंगे ना। नॉन एजेंट में तो आंसर डिफरेंट आएगा ना इस केस में तो। इन तीनों में मान के चलना नॉन रेजिडेंट है। 3 पार्ट रेजिडेंट मान के सॉल्व करना, 3 पार्ट नॉन रेजिडेंट मान के, तो टोटल 6 हो जाएंगे ना। सारे 6 के 6 पार्ट आ जाओ, आ जाइए। जिसके सारे पार्ट सॉल्व हो गए वो आ जाइए। हाँ जी, इतना पार्ट करेक्ट। टैक्स सर्टिफाइड रेट ठीक है। एज 85 है तो 5 लाख का कंसेशन देके फिर सॉल्व किया होगा, है ना। और इसके बाद HSC, लेट्स सी दैट पार्ट। हाँ जी प्लीज, फर्स्ट पार्ट में बताओ करेक्ट है? किसी को डाउट तो नहीं फर्स्ट पार्ट में? 5 लाख एग्जामेशन देना क्योंकि 85 ईयर की एज है, बाकी सब नॉर्मल सिस्टम। लेट्स सी सेकंड पार्ट।
हाँ जी प्लीज बताइए, करेक्ट और नॉट? नॉट करेक्ट। आंसर तो नीली आएगा, लेकिन जो इन्होंने शो किया वो गलत है, क्योंकि 85 का मतलब है उसका 5 लाख तक का एग्जम्पशन है, तो सीधा सीधा टैक्स नील आएगा। ये रिबेट की वजह से नहीं, वैसे नहीं लाएगा, सीधा लिखेंगे आप नील, क्योंकि 5 लाख तक तो एग्जम्पशन मिलेगा। आंसर तो नील ही आएगा, लेकिन इसमें टैक्स नहीं निकालना, रिबेट की जरूरत ही नहीं है, वैसे नील है। ठीक है, लेट्स सी थर्ड पार्ट। हाँ भी बताइए, करेक्ट? 85 ईयर की एज है तो 5 लाख तो वैसे एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे और रिबेट मिलेगा नहीं। करेक्ट? इज इट राइट? किसी को डाउट इसमें? लेट्स सी नाउ अगेन द 3 पार्ट्स व्हेन ही इज नॉन रेजिडेंट। यहां तक किसी को डाउट है? देख लीजिएगा, किसी को डाउट है? हाँ जी, टैक्स सेट सेलिब्रेट करेक्ट है। कितना एग्जम्पशन देना है? 5 लाख या 2.5? 2.5, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को हम सीनियर सिटीजन मानते ही नहीं है, ना वेरी सीनियर ना सीनियर। नॉर्मल एग्जम्पशन 2.5 लाख का तो मिलेगा, तो 2.5 लाख छोड़ के बाकी टैक्स निकालना है। उसके हिसाब से चेक कर लो क्या करेक्ट है। ठीक है, तो लेट कर दिया।
हाँ भी बताइए करेक्ट। सारा सिस्टम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का सेम रहता है। जहां कहीं एक्ट में लिखा डिफरेंट है वही डिफरेंट होगा। एक्ट में लिखा डिफरेंट किस पार्ट में कि एज 60 हो 80 हो उनको हम सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे, वो बेनिफिट नहीं देना। दूसरा अगर रिबेट बनता भी है तो नहीं देंगे। इस तरह कहीं कहीं कोई चेंज होगा, वैसे 99% पूरा इनकम टैक्स एक्ट सेम है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बोथ। ठीक है, इज दैट राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी बताइए करेक्ट। नंबर 1 हमने स्लैब 2.5 लाख का लगाया क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। नंबर 2 से रिबेट नहीं दिया क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, नॉलेज बेस्ड। ज्यादा कैलकुलेटर नहीं चलवाते कि हमें कैलकुलेटर चलवा के क्या करना है। हमें तो देखना आपकी नॉलेज है कि नहीं, प्लस ऑन द स्पॉट आप उस बात को कैच करते हो कि नहीं, इंटेलिजेंस है कि नहीं। ठीक है, किसी को डाउट है बोलिए। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। टोटल क्या तो हो गया? टोटल 12 9 प्लस 516। हाँ प्लीज बताइए करेक्ट। ठीक है जी, वेरी गुड, दैट्स राइट। अब प्लीज जिसको भी डाउट है यहां तक पहले डाउट पूछ लीजिएगा, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले डाउट यहां तक बोलिए।
जो क्वेश्चंस थे घर पे प्रैक्टिस के लिए, उसमें किसी को डाउट आया हो, अभी क्लास में डाउट आया हो, पिछली क्लास के डाउट हो, जिसको भी जो भी डाउट है पूछिए। कोई जनरल डाउट आपके माइंड में आ रहा है वो भी पूछ सकते हो आप। कुछ जनरल बातें मैंने बताई उसमें भी डाउट पूछ सकते हो आप। आ जाओ। सर इस 6 करोड़ 10 लाख का जो क्वेश्चन था, 6 करोड़ 10 लाख वाला, इसमें पता कैसे चलेगा कि ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट कब लगाना है कब नहीं? देखो 6 करोड़ 10 लाख ये कह रहे पता कैसे लगेगा मार्जिनल रिलीफ है कि नहीं। पहले तो इसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल मतलब द प्रॉब्लम विल अराइज ओनली व्हेन देयर इज ए मार्जिनल इंक्रीज। जब छोटा मोटा इंक्रीज होगा तब ये प्रॉब्लम आएगी। आप 5 करोड़ के कंपैरिजन में देखो क्या ये छोटा मोटा इंक्रीज है, कि तो वैसे इंक्रीज बहुत ज्यादा है तो जरा भी डाउट नहीं आता। डाउट कब आ सकता है? 5 करोड़ 10 लाख कर दिया जाए तो आ सकता है, और आ जाए तो आप कैलकुलेट करके देख लो। 5 करोड़ 10 लाख पे तो टैक्स निकालना है, वो तो निकालेंगे। एक्स्ट्रा स्टेप क्या आया? 5 करोड़ पे टैक्स निकाल के देख लो, फिर कैलकुलेटर पे ही चेक कर लो टैक्स का इंक्रीज और इनकम का इंक्रीज। अगर टैक्स का इंक्रीज ज्यादा हो तो मार्जिनल रिलीफ है, वरना नहीं है। तो जो मैं कहता था ना, आप 10 15 20 क्वेश्चन करोगे 30 सेकंड में सॉल्व होगा। भाई 5 करोड़ 10 लाख में मान लूं, उस पर तो कैलकुलेशन करना ही है ना। वो कैलकुलेशन करके सरचार्ज ऐड करके फिर कैलकुलेटर में फटाफट 5 करोड़ पे कैलकुलेट करके देख लो, और वहां से चेक कर लो क्या टैक्स का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से ज्यादा है। इनकम का इंक्रीज तो नजर आ रहा है 5 करोड़, और 5 करोड़ 10 लाख, इनकम का इंक्रीज तो 10 लाख है। वो कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो वैसे विजिबल होगा, नजर आ जाएगा। टैक्स का इंक्रीज चेक करके देख लो, 10 लाख से अगर ज्यादा है टैक्स का इंक्रीज तो मार्जिनल रिलीफ है, वरना नहीं है। तो पता लग जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जैसे जैसे ज्यादा सॉल्व करोगे, जैसे घर पे कल क्वेश्चन दिए मैंने प्रैक्टिस के लिए, तो जिन्होंने सॉल्व किए होंगे उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अगर क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मैं क्लास में भी क्वेश्चन बहुत करवाऊंगा, जैसे अब ये दिया ना सॉल्व करने के लिए, हर क्लास में मिलेंगे आपको जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा। तो अंदाजा लगा लेना कितने क्वेश्चन होंगे और कितनी प्रैक्टिस होगी। तो घर पे भी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास में ही सीख जाओगे, पता लग जाएगा इमीडिएटली आपको है कि नहीं है। ठीक है, और डाउट देखिए तक। चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट करते हैं। कैजुअल इनकम का टर्म है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट? पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन taxability of casual income. As per section 15BB, casual income shall be taxable at a rate of 30%. As per section 2 bracket 24 bracket 9, casual income means any winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games, other games of any sort, or from gambling or betting of any form or nature whatsoever. Lottery includes winnings from prizes awarded to any person by draw of lots or by chance, or in any other manner whatsoever under any scheme or arrangement by whatever name called. Card games and other games of any sort includes any game show, entertainment program on television, electronic mode in which people compete to win prizes, or any other similar game. Casual income shall be taxable under the other sources and it will be included in the gross total income and also total income, but while computing tax liability, casual income shall be separated from total income, shall be taxable at a rate of 30%. If assessee has incurred any expenditure in connection with earning of casual income, such expenditure shall not be allowed to deducted. Mr. X purchased lottery ticket of ₹10,000. He had a winning of ₹1 lakh. In this case, expenditure of 10,000 shall not be allowed to deducted and income of 1 lakh shall be taxable 30%. As per section 58(4), deduction under 80C to 80 shall not be allowed from casual income. However, as per section 87A, debate shall be allowed. चलिए इतना पार्ट एक बार रीड कर। चलिए थोड़ी सी बात अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक और है नॉर्मल इनकम।
और एक और है स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में एक इनकम है कैजुअल इनकम, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। और स्पेशल इनकम आएगी कैपिटल गेन्स, जिसकी अभी हम बात करेंगे। कैपिटल गेन के अंदर आएंगी 4 कैटेगरी, 4 टाइप के कैपिटल गेन आएंगे। तो गवर्नमेंट से भी जो नॉर्मल लोग काम करते हैं, नॉर्मल अर्निंग करते हैं, उसमें नॉर्मल मैनर में टैक्स लगेगा। नॉर्मल मैनर कौन से है? जो स्लैब रेट हम डिस्कस किया है, नॉर्मल इनकम के लिए है। अगर आप रूटीन से हटके कुछ करोगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा आपसे टैक्स कितना ले। रूटीन से हटके हो सकता है इसके कंपैरिजन में टैक्स ज्यादा हो सकता है इसके कंपैरिजन में टैक्स कम हो, डिपेंड करता है एक्टिविटी क्या है। जैसे कैजुअल इनकम की मैं बात करूं, अगर मेरी लॉटरी निकली है तो आप बताओ ये नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है? एक तो भाई एम्प्लॉई है, नॉर्मल काम कर रहा है, बिजनेस वाला नॉर्मल काम कर रहा है। एक लॉटरी खरीदी है, लॉटरी निकल गई, वैसे ही नेगेटिव एक्टिविटी है, उससे लॉटरी, इसको तो हम एनकरेज करते नहीं है। और फिर आपको बैठी बिठाई मिल गई तो टैक्स आपसे हमें ज्यादा चाहिए, कम टैक्स नहीं, हमें पूरा चाहिए टैक्स। मैंने कहा कितना? जितना मिला है 30% हमें दे दो। मैंने कहा 2.5 लाख से वो कुछ नहीं। मैंने कहा नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% वो कुछ नहीं, फिर 20% वो कुछ नहीं, जितना आपको मिला है उसका 30% टैक्स लगेगा। कैजुअल इनकम, लॉटरी इज वन एग्जाम्पल। अब मैंने कहा मैंने तो रेसिस के ऊपर बेट लगाई थी, कौन से बेट तो और भी ज्यादा खराब है, वो भी इसी कैटेगरी में है। मैंने कहा मैं तो टीवी पर जो प्रोग्राम आते हैं गेम शो, उसमें पार्टिसिपेट करता रहता हूं, उससे वो भी एक ही बात है, इसी कैटेगरी में। तो उन्होंने अपने हिसाब से 8-10 टाइप की इनकम है, क्लब करके उसका नाम रख दिया कैजुअल इनकम, ओकेजनल इनकम। और साथ में उसमें कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे गैमलिंग है, नेगेटिव एलिमेंट है, लॉटरी भी नेगेटिव एलिमेंट है, तो उससे नेगेटिव एलिमेंट वाले भी इसमें हैं और एट रैंडम ओकेजनल वाले भी इसमें हैं। सबको मर्ज कर दिया, नाम रख दिया कैजुअल इनकम, और इस पे आपका रेट लगेगा 30%। इसको डिफाइन कर दिया सेक्शन 2(24)(9) में। डिस्प्यूट होने पर इनकम टैक्स ऑफिसर डेफिनेशन को देखेगा, अगर बॉर्डर लाइन है, कोई कहता है जी ये है, कोई कहता नहीं है, तो उसमें चेक कर लेंगे डेफिनेशन के हिसाब से। रेट के लिए सेक्शन 115(BB) बना दिया कि रेट 30%। फिर मैंने कहा जी कुछ लेस करें तो एक्सपेंडिचर वगैरह गोल से कुछ भी लेस नहीं होगा। इनकम का मतलब क्या था? ग्रॉस रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। यहां पे डेफिनेशन ही बदल दी, द ग्रॉस रिसिप्ट इटसेल्फ इज इनकम। जैसे मैंने लॉटरी टिकट खरीदे 10,000 के, लॉटरी निकली 1 लाख की, तो 10,000 का एक्सपेंडिचर तो लेस होना चाहिए ना। इनकम 90,000, नो, इनकम 1 लाख। डेफिनेशन ही बदल दी इनकम की। मैंने कहा ऐसा क्यों? उनसे आपके पास भी तो लॉटरी का पैसा आया, फ्री का आया है, फ्री वाले में से टैक्स मांग रहे तो क्या हो गया? और अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटी चला रहे हो तो ये तो और भी गलत बात है। किस बात का कंसेशन? मैंने कहा डिडक्शन मिलते हैं टीसी से, टीयू से मिलते हैं, इस इनकम से नहीं मिलते। बाकी जो इनकम है नॉर्मल इनकम से मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे। तो कैजुअल इनकम को लेके अलग से बहुत सारे प्रोविजन हैं, जो मैंने अभी कुछ बोले हैं, एक बार आप दोबारा रीड करिए, बचे हुए फिर मैं बोलता हूं। देखिए अगेन, अगर किसी की नॉर्मल इनकम है, उसका टैक्स का रेट अलग है, वो अलग रेट लगाना है, स्लैब रेट वाला लगाना है। और अगर कैजुअल इनकम है तो इसका रेट अलग लगेगा, 30% फ्लैट, रेजिडेंट का भी नॉन रेजिडेंट का भी, सबका एक ही रेट है 30% फ्लैट। 2.5 लाख का कंसेशन कुछ नहीं, नॉन वो सीनियर सिटीजन है 3 लाख का कंसेशन कुछ नहीं, वेरी सीनियर है 5 लाख का कोई कंसेशन नहीं। व्हाट्सएवर इज द इनकम मल्टीप्लाइड बाय 30%। व्हाट अबाउट सरचार्ज कौन से? वो तो लगेगा 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर। व्हाट अबाउट HEC कौन से? वो तो लगेगा, वो क्यों नहीं लगेगा? व्हाट अबाउट रिबेट?
उनसे भाई हम इसमें से आपका जेन्युइन एक्सपेंडिचर भी लेस नहीं करने देंगे, डिडक्शन भी लेस नहीं करने देंगे। तो हमने कहा अंडरस्टूड है, फिर रिबेट भी नहीं दोगे? कौन से नहीं, रिबेट दे देंगे। यानी रिबेट इससे नहीं मिलना चाहिए था, एक्ट में गलत है। वो मैंने आपको पहले बता दिया। बहुत जगह आपको लगेगा कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है। तो इसको लॉ मेकर ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया और ऐसे उसको इग्नोर कर दिया। वो छोटी मोटी मिस्टेक लॉ के अंदर बहुत मिलेगी आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि रिबेट इसमें से दे देना है। प्रोवाइडेड टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख तक। प्रोवाइडेड पर्सन कौन है? रेजिडेंट है, तो रिबेट इसमें से अलाउ कर देंगे। डिडक्शन एटीसी से एटीयू नहीं अलाउ नहीं करना, जेन्युइन एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं करना। अब ये इनकम कौन से हेड में टैक्स होगी? ट्राई करो पहले 4 हेड में आ जाए, नहीं आएगी तो 5वें हेड में। तो पहले 4 हेड में ये आएगी नहीं, तो जाएगी 5वें हेड में, अदर सोर्सेज में। कैजुअल इनकम के अंदर लॉटरी आएगी, गैमलिंग आएगी, रेसिस के ऊपर बैट आएगी और टीवी के सारे प्रोग्राम आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट के सारे प्रोग्राम आएंगे, सारे गेम शो आएंगे। यहां पे आपको हो सकता है थोड़ा डाउट लगे कि सारे प्रोग्राम क्यों आएंगे, कौन बनेगा करोड़पति? सर इसमें कौन सी गैमलिंग है, इसमें क्या नेगेटिव है, इसमें क्या कैजुअल वाली बात है? तो प्योरली नॉलेज बेस्ड है। तो देखिए कौन बनेगा करोड़पति की वाली बात को पूरी आपको बताता हूं। पहले कैजुअल इनकम का टैक्स रेट था 50%, 50-50, उससे करो उल्टे काम 50-50, फ्री में कुछ मिला 50-50, सीधा हिसाब है 50-50 का। तो जिस समय ये स्टार्ट हुआ कौन बनेगा करोड़पति, उस समय ये कैजुअल इनकम नहीं था। कैजुअल इनकम के अंदर गैमलिंग आती थी और बैटिंग आती थी, 2 मेन आते थे। गैमलिंग नॉट अलाउड इन दिस कंट्री, बैटिंग नॉट अलाउड इन दिस कंट्री, करोगे इनकम है टैक्स ले लेंगे। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में जो एक्शन होना है वो तो होगा आपके अगेंस्ट, वो अलग एक्ट है जो इसे कहता है इलीगल है। इनकम टैक्स एक्ट लीगल इलीगल नहीं कहता, इनकम टैक्स एक्ट तो कहता है टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। लीगल 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 इलीगल जाओ इंडियन पीनल कोड में, वो बताएगा आपको। तो वहां पे ये इलीगल है, वो एक्शन अलग होगा और जो इनकम है उस पर टैक्स अलग लगेगा, 50% दे दो। फिर आया ये प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, और जो पहला करोड़पति बना था उसने स्टेटमेंट दी थी कि मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, मैंने तो ऐसे ही अंदाजे से बोल दिया ऑप्शन ये है, और वो बाई चांस ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट की नजर में आया, अच्छा बाई चांस ठीक हो गया, फिर तो कैजुअल इनकम है। उस बंदे ने खुद ने स्टेटमेंट दे के बोल दिया कि मुझे आंसर नहीं आता था, मैं तो ऐसे ही जीत गया। गवर्नमेंट ने उठा के इसको कैजुअल इनकम में कवर कर दिया, और कवर करने पर 1 करोड़ का गया आधा 50 लाख। उसने कहा पहले प्रोग्राम का नाम बदलो, कौन बनेगा? हाफ ए करोड़पति करो, करोड़पति क्यों कह रहे हो, आधा तो गवर्नमेंट ले जाएगी। उसने कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर दिया, मैटर कोर्ट में आया, कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, कैजुअल इनकम को डिफाइन करने की अथॉरिटी उनकी है, उनको जो सुटेबल लगेगा वो इंक्लूड करेंगे। तो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि उसने ये कहा था कि उसे आंसर नहीं आता था, अंदाजे से उसने आंसर बोला था, तो गवर्नमेंट अगर कैजुअल कह रही है तो क्या गलत है? लेकिन पब्लिक ने बहुत प्रोटेस्ट किया, न्यूज़पेपर में, मीडिया में बहुत गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। गवर्नमेंट ने कहा देखो हम भी पीछे हटने वाले तो है नहीं, लेकिन हम कुछ और कर देते हैं। कुछ और क्या कर देते हैं? चलो 30%, वहां से इसका रेट 50% रिड्यूस होके 30 कर दिया, और टीवी के सारे प्रोग्राम कवर हो गए। अब देखो 30 करने से क्या फर्क पड़ता है, ये 30% का मतलब सेलिब्रेट ही होता है। ये सिर्फ देखने में लग रहा है टैक्स ज्यादा है नहीं। देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मेरी नॉर्मल इनकम है 1 करोड़ की, और इनकी कैजुअल इनकम है 1 करोड़ की, मेरा टैक्स कितना बनेगा? 28,12,500 सरचार्ज को और इसी को रहने दो, और इनका कितना बनेगा? 30 लाख। कितना डिफरेंस है? निग्लिजिबल स्मॉल। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या कहा, उन्होंने कहा जी ऐसा है, हमने तो कैजुअल इनकम को भी नॉर्मल इनकम बना दिया, आप झगड़ा मत करो, अब टीवी के प्रोग्राम आ रहे आने दो बीच के अंदर। क्योंकि कहां रह गया कैजुअल इनकम का रेट, कहां है? 50% था, 30%, और ये तो एक ही होता है। पहले 10 लाख में कंसेशन है, आप बताओ 10 लाख के ऊपर रेट क्या है? 30, और ये क्या है? 30, तो डिफरेंस कहां है? तो टीवी प्रोग्राम को लेकर के पूरी बात ये है। तो आज की डेट में अगर कोई कहता भी है ना टीवी प्रोग्राम, भाई सारे क्यों कवर कर दिया आपने, सारे में गैमलिंग वाली कौन सी बात है, कौन से हमने कवर नहीं की है, एक ही तो रेट है, कितना फर्क पड़ रहा है? निग्लिजिबल स्मॉल।
तो एनीवे मतलब टीवी के सारे प्रोग्राम आज की डेट में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे इंटरनेट हो जो मर्जी हो, सब कवर्ड है। अब रीड करके देख लें। अब देखिए, हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिकल, जिसमें कैजुअल इनकम भी है और नॉर्मल इनकम भी है, दोनों है। तो कैसे हैंडल करेंगे, देखिए इलस्ट्रेशन पेज नंबर 34 पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए। हमने कैसे हैंडल करना है। इलस्ट्रेशन 7, मिस्टर एक्स हैज इनकम अंडर दैट सैलरी 5 लाख, ये तो नॉर्मल इनकम है। कैजुअल इनकम 3 लाख, डिडक्शन 80C to 80U 2 लाख। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी, कंप्रेस टोटल इनकम मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर 2023 असेसमेंट 2024। सैलरी एड की इनकम को नोट कर लो, कैजुअल इनकम और सोसी में नोट कर लो। टैक्स जब हम निकालते हैं तो पहले एक बार सारी इनकम इकट्ठी करके ऐड की जाएंगी। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर दोनों टाइप की इनकम दिखानी है, सब टाइप की इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में आएगी। डिडक्शन लेस कर दो, कैजुअल इनकम से तो मिलता नहीं है, तो अंडरस्टूड है जो लेस हुआ है वो अदर इनकम से लेस हुआ है, कैजुअल इनकम से लेस नहीं हुआ। कैसे पता लगेगा, उसके आगे पता लग जाएगा। टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम आने के बाद क्या करो, कैजुअल इनकम जितनी थी सारी की सारी एज इट इज नोट कर दो, क्योंकि इससे डिडक्शन मिलता ही नहीं है, और इसको टैक्स कर दिया 30% पे। अब जो बाकी इनकम बची वो नॉर्मल इनकम है, तो डिडक्शन अपने आप बाकी इनकम से लेस हो जाएगा। देखिए जरा कैसे। मेरे पास नॉर्मल इनकम थी कितनी, 5 लाख, कैजुअल कितनी थी, 3 लाख, दोनों को मैंने मिला दिया 8 लाख, डिडक्शन लेस किया 2 लाख। तो यहां पर पता नहीं लग रहा ये 2 लाख 3 लाख से लेस हुआ कि 5 लाख से लेस हुआ, यहां पे नहीं पता लग रहा, लेकिन वो पता लग जाएगा। उसका सिस्टम ये है कि एक्ट कह रहा है पहले तुम टोटल इनकम निकाल लो, निकालने के बाद ये कैजुअल इनकम जितनी थी एज इट इज नोट करके टैक्स कर दो, क्योंकि इससे डिडक्शन नहीं मिलता है। जब आप पूरी फिगर उठा लेंगे, अंडरस्टूड है इससे डिडक्शन आपने नहीं दिया। और ये जो टोटल इनकम थी उसमें से कैजुअल इनकम को माइनस कर लो और बैलेंस फिगर नोट कर लो, 3 लाख ये बनी नॉर्मल इनकम, अपने आप डिडक्शन नॉर्मल इनकम से कम हो गया। देखो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल इनकम को उठाएंगे, इसमें से जो स्पेशल इनकम है कैजुअल इनकम वो पूरी पूरी नोट कर दो, जो बच गई वो नॉर्मल इनकम है, डिडक्शन अपने आप से कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हम कैजुअल इनकम का अलग कैलकुलेशन दिखाएं, इसका अलग, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सारे फैसले किससे होते हैं, टोटल इनकम से। ये रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा ये इनकम बताएगी। अगर मैं अलग से नोट कर दूं कैजुअल इनकम को 3 लाख तो रिबेट बन जाएगा कि 5 लाख तक तो रिबेट बनता है। रिबेट का फैसला टोटल इनकम करेगी, और इसने फैसला कर दिया कोई रिबेट नहीं है, तो अलग अलग नहीं करना। सरचार्ज का फैसला टोटल इनकम करेगी, अलग अलग कर देंगे सरचार्ज नहीं बनेगा। मान लीजिएगा 40 लाख की तो कैजुअल इनकम है और 70 लाख की नॉर्मल इनकम है, उसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, सरचार्ज जो 15% लगना वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो 40 है 70 है, 100 के ऊपर 15% का सरचार्ज लगता है। तो ये मिलाना तो एक बार पड़ेगा, सब टाइप की इनकम मिलके आएगी। टोटल इनकम तक सारा इकट्ठा कैलकुलेशन चलता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स निकालते हुए, जैसे कि इसमें किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टैक्स निकालने के बाद सारे टैक्स को ऐड कर लो, एचईसी अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं, एचईसी तो इकट्ठा लग जाएगा। देखो एक बार इस पार्ट को, अब देखो इसी इलस्ट्रेशन का पार्ट बी देखो। पार्ट बी में लिखा है इफ इन द अबव केस डिडक्शन अलाउड 80/80 6 लाख है तो टैक्स इतना बनेगा। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम तो वही 8 लाख,
और डिडक्शन जो मिलता है कैजुअल इनकम से मिलता ही नहीं, बाकी इनकम से। इसका मतलब डिडक्शन कभी भी बाकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी इनकम, नॉर्मल इनकम 5 लाख है तो डिडक्शन क्या 5 लाख से ज्यादा हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो डिडक्शन हम 6 लाख नहीं देंगे, 5 लाख देंगे। अब जो टोटल इनकम आई वो 3 लाख है। अब टोटल इनकम क्योंकि 5 लाख से ज्यादा नहीं है, अब इस केस में रिबेट इसको मिल जाएगा, बिकॉज टोटल इनकम इज नाउ नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। रिबेट मिल जाएगा और टैक्स करेंगे पूरे 3 लाख को 30% पे टैक्स करेंगे। और जो 12,500 वाली बात मैं बता रहा था वो देखिए यहां काम आएगी। यहां हमने रिबेट 90,000 नहीं दिया, 12,500 दिया है। जितना टैक्स उतना, लेकिन 12,500 ज्यादा नहीं मिलेगा। रिबेट अलाउ करके जो फिगर आएगी HEC उस पर लगा देंगे और टैक्स आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, फिर ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा। एक बार रीडिंग लेके देखो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बातें और समझ में आएगी। फिर भी यहां तक पहले जिसको डाउट पूछना पूछ सकते हो। हाँ जी, आपके पूछने डाउट पूछिए। सर सपोज मैंने टेनिस में गेम जीता और मेरे को उसके 1 करोड़ रुपीस का प्राइज मिला, तो क्या वो भी कैजुअल इनकम है? देखिए, इन्होंने टेनिस की गेम में प्राइज विन किया, क्रिकेट की गेम में प्राइज विन किया, तो क्या वो भी कैजुअल इनकम है? देखो, जो इसकी लैंग्वेज है आप रीड करके देख लो। अगर कहीं पर भी स्पोर्ट्स को इसने कवर किया हो, बिल्कुल भी कवर नहीं किया। स्पोर्ट्स बिल्कुल भी कवर नहीं है। आप डेफिनेशन को दोबारा रीड करके देख लो, कहीं पर स्पोर्ट्स नहीं मिलेगा आपको। वो कैजुअल इनकम नहीं है, वो इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन है। और अगर आपको कोई प्राइज वगैरह वहां मिला है तो अदर सोर्सेज में चला जाएगा, गिफ्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, गिफ्ट का पूरा चैप्टर है, उसमें चला जाएगा। स्पोर्ट्स को इन्होंने कवर नहीं किया। इन्होंने कवर किया है गेम को नहीं, गेम शो। कवर्ड इज गेम शो ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टर्म है। तो ये लैंग्वेज इसीलिए एक्सपर्ट्स डिजाइन करते हैं कि कहीं पर डाउट हो लैंग्वेज को रीड कर लो, आंसर आ जाएगा। स्पोर्ट्स बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स का मीनिंग कुछ और है। देखो, मैं 2 एग्जांपल लेके दिखाता हूं। इसमें से एक स्पोर्ट्स है और एक स्पोर्ट्स नहीं है। एक क्रिकेटर खेल रहा है, गेम में पार्टिसिपेशन करने का मैच फी उसे मिलती है, क्रिकेटर को पार्टिसिपेशन का पैसा मिलता है, ये कैजुअल इनकम नहीं है। और 2 पर्सन जो देख रहे हैं वो आपस में बैट लगा रहे हैं, देखना ये सेंचुरी बनाएगा, वो कह रहा नहीं बनाएगा, लगा ले बैट, वो विन किया। क्या वो स्पोर्ट्स है? वो स्पोर्ट्स नहीं है। वो क्या है? बैटिंग है, गैमलिंग है। वो बिल्कुल कैजुअल इनकम में कवर्ड है। तो स्पोर्ट्स कवर्ड नहीं है। स्पोर्ट्स को बेस बना के बैटिंग करेंगे, BATT वाला, BATT वाला नहीं, बैट लगाएंगे आपस में, वो कवर्ड है। और BATT वाला बैटिंग करेंगे, वो नहीं है, वो तो स्पोर्ट्स में आएगा, वो बिजनेस फैशन एड में जाता है। हर प्लेयर को मैच फी मिलती है, उसको पार्टिसिपेंट का पैसा मिलता है, वो पैसा उसकी बिजनेस फैशन एड की इनकम है, नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको सिमिलर टाइप का, सॉल्व करके देख लो पहले। Mr. X says incomes as given below. Income under the head business profession. Rupees 22 lakh. Income under the head other sources, and let's see, it is casual income. This income is 11 lakh. कैजुअल इनकम है 11 लाख, बिजनेस फैशन एड की इनकम है 22 लाख। उसके बाद डिडक्शंस अलाउड, सेक्शन 80C से 82 के डिडक्शंस है, लेट्स सी 4 लाख।
compute income and tax assessment year 23-24। एक पार्ट वो लिख लीजिएगा, मिस्टर वाई has casual income rupees 5 lakh। Deductions under section 80C to 88 rupees 2 lakh। Compute income and tax assessment year 23-24। बुक आप ओपन कर लेना, जो इलस्ट्रेशन अभी देखा था उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेना। डिडक्शन है 2 लाख के, 80C से 80U के डिडक्शन है 2 लाख के, और 2 क्वेश्चन है, एक एक्स का एक वाई का। बुक ओपन कर लेना, इलस्ट्रेशन देख लेना, मिला मिला के सेम पैटर्न पे सॉल्व कर लेना।
हाँ जी, यहां तक करेक्ट? इज दैट राइट और नॉट? डिडक्शन हमने दिया है नॉर्मल इनकम से, 29 में से 11 लाख तो कैजुअल इनकम है, बैलेंस 18 लाख नॉर्मल इनकम है, और नॉर्मल इनकम का टैक्स देख लो, ठीक है? कैलकुलेशन गलत है, एक मिनट। रिबेट, रिबेट कौन दे रहा है भाई? रिबेट कौन दे रहा है? रिबेट तो टोटल इनकम 5 लाख वाले को मिलता है, इसकी टोटल इनकम तो 29 लाख है। रिबेट तो तब मिलता है जब टोटल इनकम 5 लाख तक हो। ये जो टैक्स है 18 लाख का, ये वाला करेक्ट है कि नॉट करेक्ट? और दोनों का टोटल गलत है, ये टोटल गलत है। हाँ, ये टोटल गलत है। चलो, जिसके पास करेक्ट है वो आए, आ जाओ, जवाब। ऊपर वाला क्या? ऊपर वाला भी गलत है? नहीं, ये तो कह रहे ठीक है। ये भी गलत है? अच्छा, वो पता नहीं लग रहा कितना लिखा है। ये लो। हाँ, देखो ठीक है। हाई प्लीज, फर्स्ट केस का आंसर बताओ। फर्स्ट केस का आंसर करेक्ट और नॉट? और इसमें डाउट्स बोलिएगा, जिसको डाउट है प्लीज पूछिएगा। यहां तक के पार्ट में किसी को डाउट बोलिए। आप कोई डाउट पूछ रहे थे ना? आप कोई डाउट पूछ रहे थे ना? नहीं, हो गया क्लियर? आप डाउट कोई पूछ रहे थे ना? हो गया क्लियर? यहां तक पहले किसी को डाउट? हमें कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से डाउट पूछो, टाइम बहुत है हमारे पास। आप बिल्कुल जो भी डाउट है पूछिए पहले, फिर चलेंगे आगे, ठीक है? चलें आगे, चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ये लीजिए। देखिए, इन्होंने लिखा टोटल इनकम 5 लाख। क्या ये टोटल इनकम है? नो। स्टार्ट विथ इंडिविजुअल हेड, स्टार्टिंग हमेशा हेड से होती है। हेड के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, फिर डिडक्शन आएंगे, फिर टोटल इनकम आएगी। फर्स्ट स्टार्ट विद द हेड, हेड मेंशन करो कौन सा हेड है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम दिखाओ, फिर डिडक्शन मेंशन करो है या नहीं है, जो भी है, फिर टोटल इनकम, फिर टैक्स की बात आएगी। स्टार्ट विद द हेड, ठीक है? हेड से स्टार्ट करो, लिखिए कौन से हेड की इनकम है, हेड मेंशन करो। सबसे पहले हमने कहा था कि हम हेड पहचानते हैं, जिस हेड की इनकम हो उस हेड से हम स्टार्ट करेंगे। अदर सोर्सेज ब्रैकेट में बेशक लिख दो कैजुअल इनकम, क्योंकि अदर सोर्सेज में बहुत टाइप की इनकम आती है, खाली कैजुअल इनकम नहीं आती, इसमें बहुत टाइप की इनकम आती है। अब इसमें दिखाओ ग्रॉस टोटल इनकम, सेम फिगर आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, फिर इंडिकेट करो रिडक्शन, फिर इंडिकेट करो टोटल इनकम, फिर निकालना टैक्स।
हाँ प्लीज, यहां तक का पार्ट देखिए करेक्ट। डिडक्शन कैजुअल इनकम से नहीं मिलेगा। नाउ वी कैन कंप्यूट द टैक्स, देन वी डिसाइड अबाउट रिबेट एंड अदर थिंग्स। हाँ जी, क्या रिबेट अलाउड? यस, कैजुअल इनकम से रिबेट मिल जाएगा। टोटल 5 लाख तक है, तो इतना अलाउ करके बैलेंस जो आएगा उसके ऊपर लगाएंगे HUC। हाँ प्लीज बताइए, करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। और अब एक बार डाउट्स यहां तक, अभी हम और भी बात करेंगे कैजुअल इनकम की, लेकिन यहां तक पहले किसको डाउट है पूछिए। कैजुअल इनकम टैक्स होता है 30% के रेट पे, स्लैब रेट नहीं है, फ्लैट रेट है। रीजन क्या है? उनसे फ्री की इनकम है या नेगेटिव इनकम है, लेकिन वो कहने के लिए है, अब तो कोई खास फर्क है नहीं। 30% का रेट कोई ज्यादा नहीं है। पहले 50% था, वो सही रेट था, लेकिन टीवी के सारे प्रोग्राम ऐड करने के बाद गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया, क्योंकि उसको लेकर के बहुत प्रॉब्लम थी। कोई कह रहा था ये प्रोग्राम आएगा, कोई कह रहा वो प्रोग्राम आएगा। गवर्नमेंट से सारे प्रोग्राम की हम लिस्ट बनाए कि ये इसमें आएगा और ये इसमें आएगा, और फिर नया कोई टीवी प्रोग्राम आ गया तो पार्लियामेंट को अमेंड करना पड़ेगा। एक नया प्रोग्राम आ गया, वो उसका क्या सिस्टम रहेगा। टीवी प्रोग्राम तो आपको पता आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उन्होंने कहा सब आएंगे, रेट कर देते हैं 30%। ठीक है, डाउट्स पहले यहां तक। चलिए ब्रेक कर लेते हैं, फिर ब्रेक करके आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स ब्रेक। हाँ प्लीज, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स सी के एक पर्सन की कैजुअल इनकम है 101 लाख। बताइए सरचार्ज का रेट क्या लगेगा? एक पर्सन की कैजुअल इनकम है 101 लाख, तो क्या इस पे सरचार्ज लगेगा? यस, वो जो नॉर्मल सिस्टम है। क्या रेट? 15%। क्या मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? यस, जो नॉर्मल सिस्टम है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, सरचार्ज का कोई चेंज नहीं है, जैसा बाकी इनकम का होता है वैसा इसका है। मार्जिनल रिलीफ का कोई चेंज नहीं है, जैसा बाकियों का होता है वैसा इसका है। ठीक है, डिडक्शन ATC/CTU इसमें से नहीं मिलता है। रिबेट अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो मिल जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो है वो लेस नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं मार्जिनल रिलीफ का। प्रोसेस मार्जिनल रिलीफ का वही है। क्या प्रोसेस था? 101 लाख पे टैक्स निकाल के 15% सरचार्ज लगा लेना, फिर 100 लाख पे टैक्स निकालना और सरचार्ज लगा लेना 10% का 100 लाख पे, फिर मिला के देख लेना। ठीक है, हो जाएगा ना? देखो करके देखिए सर। मिस्टर एक्सेस कैजुअल इनकम पार्ट ए में लिखिएगा 203 लैक्स, पार्ट बी में लिखिएगा 53 लाख, पार्ट सी में लिखिएगा 505 लैक्स। बस 3 केस है, टैक्स निकाल लीजिएगा। मार्जिनल रिलीफ हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना।
अब मुझे नहीं पता है कि नहीं है, वो आप देख लेना, या किसी में है किसी में नहीं है। ठीक है, 203 लाख, 53 लाख, 505 लाख, 3 केस है, अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, जिसके तीनों पार्ट सॉल्व हो जाए आ जाइएगा, कर दीजिएगा ऑल द 3 पार्ट। जिसके सॉल्व हो जाए सॉल्व कर सकते हो गए, आ जाओ। कैलकुलेटर में सॉल्व करना नहीं, मार्जिन रिलीफ का पूरा वर्किंग नोट दिखाना है। ये कह रहे मार्जिन रिलीफ मैंने कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर दिया, कैलकुलेटर में नहीं, यहां शो करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल पूरा सिस्टमेटिकली जैसे लास्ट क्लास में किया था, एक एक स्टेप शो करना है। पूरा कर लो पहले, ऐसे नहीं हो पाएगा। सारा वर्किंग नोट पूरा पूरा दिखाना है, कंप्लीट एग्जैक्टली जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। और एग्जाम में भी पूरा वर्किंग नोट दिखाना, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैलकुलेटर पे तो चेक कर लो है या नहीं है, बस अगर है देन यू हैव टू कैलकुलेट कंप्लीट पूरा पार्ट।
नहीं, ऐसे नहीं करना। पहले लिखो इनकम अंडर अदर सोर्सेस, कैजुअल इनकम, फिर उसी को ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसी को टोटल इनकम, फिर सॉल्व कर लो। वो इंडिविजुअल हेड तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, वहां नहीं, वो तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा लिखोगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में लिखोगे। हाँ, आप अपने सॉल्यूशन में लिखो। आराम से करो, जल्दी क्या, आप आराम से सॉल्व करो ना। जल्दी किस बात की, आप आराम से सॉल्व करो। हाँ जी, इतना पार्ट करेक्ट, इतना पार्ट करेक्ट। लेट्स सी वर्किंग नोट फॉर मार्जिनल रिलीफ। हाँ, इट इज करेक्ट मार्जिनल रिलीफ, इज दैट राइट? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है।
अब देखिए, अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं है, इसका वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आप कैलकुलेटर पे खाली चेक कर सकते हो कि मार्जिनल रिलीफ है या नहीं है। कैलकुलेटर पे देख लो, नहीं है तो बात खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं है तो कैलकुलेशन है। ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो भी है कि नहीं है। डाउट है या नहीं है, कैलकुलेटर पे चेक कर लो। है तो सारा कैलकुलेशन कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं? इतने पार्ट तक पहले किसी को डाउट तो नहीं? बस सारा नॉर्मल सिस्टम है। सरचार्ज का मार्जिन रिलीफ में कोई चेंज नहीं है, जैसे सब में है वैसे इसमें है। नो चेंज एट ऑल। किसी को डाउट है देख लीजिए इसमें। मार्जिन रिलीफ अगर नहीं है तो कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप कैलकुलेटर में चेक कर लो है या नहीं है। अगर है, शो द कैलकुलेशन, नहीं है तो छोड़ो। लेट्स सी नाउ थर्ड पार्ट। दो पार्ट तो हो गए ना, थर्ड। हाँ जी, यहां तक करेक्ट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? देखिए, अब जो स्टार्टिंग में हमने मार्जिन रिलीफ निकाला था, स्पीड कितनी कम थी, और अब देखिए स्पीड बढ़ जाएगी। और 8-10 क्वेश्चन निकलेंगे आज से, और बढ़ जाएगी अपने आप। फिर पता लग जाएगा, बिना देखे समझ में आ जाता है इसमें मार्जिन रिलीफ होगा, इसमें नहीं होगा। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, वो देखते समझ में आ जाएगा आपको इसमें होगा जरूर, इसमें नहीं होगा। बिल्कुल ही बॉर्डर पर हो तब जरूरत पड़ेगी। हाई बेस डाउट्स देख लीजिएगा, जिसको डाउट है यहां तक पूछिए। कैजुअल इनकम के पार्ट में कोई भी किसी को डाउट किसी भी टाइप का पूछिए। अब तक जो कुछ किया है सारे में किसी को डाउट पूछिए।
देखिए पेज नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले का सारा पार्ट हमारा कवर हो गया है। पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले का सारा पार्ट हमारा कवर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कैपिटल गेन्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 में है। अब ये कैपिटल गेन का पार्ट पूरी क्लास का, एक क्लास का पार्ट है। अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे ना तो अभी कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे सारे पार्ट में। तो बेटर ये रहेगा इसको अगली क्लास से स्टार्ट करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जल्दी क्लास छोड़ दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ, तो आप थोड़ा रिलैक्स कर लेना। जिनकी अकाउंट्स की क्लास है वो 2:30 पे, वो थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स कर लेना। और क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन। ओके, थैंक यू, लेट्स लिसन।